नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। अगर मैं आपसे पूछूं कि उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे बड़े सूबे में ज़्यादा से ज़्यादा कितने मंत्री हो सकते हैं, तो शायद आप थोड़ा गणित लगाएंगे, संविधान के नियमों को याद करेंगे और कहेंगे कि भाई यूपी में 403 विधानसभा सीटें हैं। 15% के फॉर्मूले के हिसाब से अधिकतम 60 मंत्री ही बन सकते हैं। लेकिन मैं आपसे कहूं कि यूपी के इतिहास में एक दौर ऐसा भी था जब मंत्रियों की गिनती 90 के पार पहुंच गई थी। जी हां, पूरे 93 यानी कि 93 मंत्री। यह कहानी है उत्तर प्रदेश की उस अलबेली और उठापटक वाली राजनीति की, जहां सत्ता बचाने के लिए गठबंधन के हर साथी को लाल बत्ती थमानी पड़ी थी। और यह ऐतिहासिक किस्सा जुड़ा है यूपी के कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह से। इस पूरी कहानी की जड़ें साल 1996 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में छिपी हुई है। यह वह दौर था जब यूपी की राजनीति में किसी एक दल का वर्चस्व नहीं था। चुनावी नतीजे आए तो किसी भी राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी 174 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी जरूर बनकर उभरी, लेकिन वह सरकार बनाने के लिए जरूरी बहुमत के जादुई आंकड़े यानी कि 213 से काफी दूर रह गई। उस समय समाजवादी पार्टी 110 सीटों के साथ दूसरे और बहुजन समाज पार्टी 67 सीटों के साथ तीसरे स्थान पर थी, जबकि कांग्रेस के खाते में मात्र 33 सीटें आई थी। रशाकशी में भारतीय जनता पार्टी ने मायावती की बसपा और लोकतांत्रिक कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर सरकार बनाने का फैसला किया। उस दौर में गठबंधन की सरकारों में रोटेशनल मुख्यमंत्री यानी कि बारी बारी से मुख्यमंत्री बनने का कल्चर हावी था। तय हुआ कि पहले 6 महीने एक पार्टी का मुख्यमंत्री रहेगा और फिर अगले कार्यकाल के लिए दूसरे दल का नेता मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा। समझौते के तहत मायावती पहले मुख्यमंत्री बनी, लेकिन मायावती की राजनीतिक शैली के बारे में यह विख्यात था कि वह अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद समर्थन वापस लेकर सरकार गिराने में माहिर थी। कल्याण सिंह के साथ भी उन्होंने ठीक वैसा ही सियासी खेल खेला। जब कल्याण सिंह के मुख्यमंत्री बनने की बारी आई तो उन्होंने सत्ता संभाली और कुछ समय बाद ही 1998 में मायावती ने अचानक कल्याण सरकार से समर्थन वापसी का ऐलान कर दिया। उस वक्त लोकसभा चुनाव का माहौल था और कल्याण सिंह भाजपा प्रत्याशी के चुनाव प्रचार के लिए गोरखपुर आए हुए थे। जब तक कल्याण सिंह को इस सियासी बगावत की खबर मिलती और वह लखनऊ लौटते, तब तक उत्तर प्रदेश की राजनीति का पूरा परिदृश्य बदल चुका था और उनकी सरकार अल्पमत में आकर गिरने की कगार पर खड़ी थी। हालांकि इस बड़े सियासी झटके से पहले साल 1997 में यूपी विधानसभा में कुछ ऐसा ही घटित हो चुका था, जिसने कल्याण सिंह की सरकार और तत्कालीन राज्यपाल रमेश भंडारी के बीच मनमुटाव की एक गहरी और स्पष्ट रेखा खींच दी थी। वह दिन उत्तर प्रदेश के संसदीय इतिहास का सबसे काला दिन माना जाता है। विधानसभा के अंदर शक्ति परीक्षण के दौरान हालात इस कदर बिगड़ गए थे कि लोकतंत्र का मंदिर युद्ध के मैदान में तब्दील हो चुका था। कांग्रेस के कुछ विधायक विरोध प्रकट करते हुए विधानसभा अध्यक्ष के आसन के पास पहुंच चुके थे। देखते ही देखते समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के विधायक भी वहां आ धमके और स्थिति पूरी तरह से बेकाबू हो गई। मान्यों ने सारी मर्यादाएं लांघ दी। विधानसभा के अंदर जमकर कुर्सियां फेंकी गई, माइक उखाड़े गए और हाथापाई हुई। इस अभूतपूर्व हिंसक घटना ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया था और यूपी की राजनीति की एक बेहद शर्मनाक तस्वीर दुनिया के सामने पेश की थी। विधानसभा में हुए इस भारी बवाल के बाद उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की सुगबुगाहट तेज हो गई। तत्कालीन राज्यपाल रमेश भंडारी, जिनके कल्याण सिंह से रिश्ते पहले ही तल्ख थे, उन्होंने केंद्र को राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश भी भेज दी। लेकिन गनीमत ये रही कि केंद्र से उस सिफारिश को मंजूरी नहीं मिली और कल्याण सिंह को थोड़ा वक्त और मिल गया। हालांकि राजनीति के चतुर खिलाड़ी कल्याण सिंह को यह अंदेशा हो चुका था कि आने वाला समय उनकी सरकार के लिए बेहद संकटपूर्ण है। समर्थन वापसी के बाद उनकी सरकार पूरी तरह से बसपा के बागियों, लोकतांत्रिक कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों के सारे टिकी थी। ऐसे में हर एक विधायक की अहमियत मुख्यमंत्री की कुर्सी से बड़ी हो चुकी थी। कल्याण सिंह जानते थे कि अगर एक भी विधायक छिटका तो सरकार ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। अपनी सरकार को इस सियासी भंवर से निकालने के लिए कल्याण सिंह ने एक ऐसा दाव चला जिसने सभी को हैरान कर दिया। उन्होंने अपने साथ खड़े गठबंधन के हर सहयोगी और निर्दलीय विधायक को मंत्री पद का ऑफर दे डाला ताकि कोई भी उनका साथ छोड़कर ना जाए। मानो थोक के भाव में लाल बत्तियां बांटी जा रही हैं।
इस सियासी मजबूरी का नतीजा ये हुआ कि कल्याण सिंह की सरकार में मंत्रियों की संख्या बढ़ते बढ़ते 93 के जादुई और चौंकाने वाले आंकड़े तक पहुंच गई। भारत के राजनीतिक इतिहास में यह अपने आप में एक अनोखा रिकॉर्ड था। इसे ही उत्तर प्रदेश के राजनीतिक सियासी गलियारों में जंबो सरकार या जंबो कैबिनेट के नाम से जाना जाता है। कल्याण सिंह का यह फैसला हालांकि आलोचनाओं के घेरे में रहा, लेकिन उस वक्त अपनी सरकार को दांव पर लगा देखकर उनके पास इसके अलावा कोई दूसरा व्यवहारिक विकल्प नहीं बचा था। अब आप सोच रहे हो कि आखिर कल्याण सिंह इतने सारे मंत्री कैसे बना पाए और आज ऐसा क्यों नहीं हो सकता। दरअसल उस दौर में संविधान में मंत्रियों की संख्या तय करने को लेकर कोई सीमा या फॉर्मूला अस्तित्व में नहीं था। कोई भी मुख्यमंत्री अपने राजनीतिक समीकरणों को साधने के लिए कितने भी विधायकों को मंत्री बना सकता था। इसी लूपहोल का फायदा कल्याण सिंह ने उठाया था। लेकिन इस जंबो कैबिनेट और ऐसी ही अन्य घटनाओं से सबक लेते हुए बाद में भारतीय संविधान में बदलाव किया गया। साल 2003 में संविधान में 51वां संशोधन किया गया। इस ऐतिहासिक संशोधन के तहत एक कड़ा नियम बना दिया गया कि किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा की कुल सीटों के 15% से अधिक किसी भी हाल में नहीं हो सकती। यही वजह है कि आज 403 विधानसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में चाहे वर्तमान योगी आदित्यनाथ की सरकार हो या कोई और सरकार, अधिकतम 60 ही मंत्री बनाए जा सकते हैं। कल्याण सिंह के 93 मंत्री बनाने के इस फैसले की उस वक्त तीखी आलोचना हुई थी और इसका सबसे बड़ा कारण था राज्य के खजाने पर पड़ने वाला भारी भरकम आर्थिक बोझ। उस समय के आंकड़ों के अनुसार यह अनुमान लगाया जा रहा था कि राज्य सरकार को इन 93 के वेतन भत्तों और उन्हें दी जाने वाली वीवीआईपी सुविधाओं पर हर साल कम से कम 120 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन राजनीति की बिसात पर असली खेल तो भी बाकी था। कल्याण सिंह ने राज्य के खजाने का मुंह खोलकर अपने हर सहयोगी को मंत्री जरूर बना दिया था, लेकिन उनके खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश अंदर खाने अभी भी परवान चढ़ रही थी। मायावती ने समर्थन वापसी के ऐलान के साथ एक बड़ा दाव चलते हुए जगदम्बिका पाल को विधायक दल का नेता घोषित कर दिया था। दिलचस्प बात यह थी कि जगदम्बिका पाल उस वक्त कल्याण सिंह की सरकार में यातायात मंत्री के पद पर काबिज हो चुके थे, जिसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण और मलाईदार पोर्टफोलियो माना जाता था। लेकिन बात जब सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने की हो तो मंत्री पद बहुत छोटा लगने लगता है। मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा में जगदम्बिका पाल ने तुरंत कल्याण सिंह सरकार का साथ छोड़ दिया और मायावती के खेमे में जाकर खड़े हो गए। साजिश ने अपना काम किया और तत्कालीन राज्यपाल रोमेश भंडारी ने जल्दबाजी में कल्याण सिंह की सरकार को बर्खास्त कर दिया। रात के अंधेरे में जगदम्बिका पाल को उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ भी दिला दी गई। लेकिन पाल का यह मुख्यमंत्री पद का सपना महज एक दिन का ही मेहमान साबित हुआ। कल्याण सिंह ने हार नहीं मानी और इस असंवैधानिक फैसले के खिलाफ आधी रात को ही इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। हाई कोर्ट ने मामले की गंभीरता को समझते हुए ऐतिहासिक सुनवाई की और राज्यपाल रोमेश भंडारी के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताते हुए उस पर रोक लगा दी। अदालत ने कल्याण सिंह को विधानसभा में अपना बहुमत साबित करने का एक और मौका दे दिया। जब शक्ति परीक्षण हुआ तो कल्याण सिंह अपने उसी जंबो कैबिनेट के फॉर्मूले और राजनीतिक कौशल के दम पर बहुमत साबित करने में पूरी तरह से सफल रहे और जगदम्बिका पाल को महज एक दिन बाद ही कुर्सी छोड़नी पड़ी। इस तरह 93 मंत्रियों की फौज बनाकर और अपनी अचूक सियासी चालों से कल्याण सिंह ने न सिर्फ यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा राजनीतिक संकट टाला, बल्कि सत्ता के इस महासंग्राम में अपनी जीत का परचम भी लहरा दिया। दोस्तों, मेरा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी खबर के साथ। नमस्कार।